लास्ट रमजान इस्तांबुल की एक स्ट्रीट पर एक बहुत ही अजीब सीन रिकॉर्ड हुआ। एक तरफ मस्जिद से लोग तरावी पढ़कर बाहर निकल रहे थे और सिर्फ कुछ मीटर्स दूर एक नाइट क्लब के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई थी। एक ही स्ट्रीट पर दो बिल्कुल अलग रमजान चल रहे थे। ये कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ एक शहर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरी तुर्की की सोसाइटी में कहीं ना कहीं नजर आती है। आखिर ऐसा क्यों है? कैसे एक ही मुल्क में रमजान किसी के लिए एक डीपली स्पिरिचुअल महीना होता है और किसी के लिए बिल्कुल नॉर्मल रूटीन का हिस्सा। आज की वीडियो में हम तुर्की के रमजान की वो हिडन रियलिटीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आमतौर पर वायरल वीडियोस में नहीं देखने को मिलती। ये वीडियो आप में से बहुत लोगों को बहुत ज्यादा ऑफेंड करने वाली है, तो प्लीज अपने रिस्क पर इस वीडियो को पूरा देखना। देखो, 2026 में इंटरनेट पर रमजान के बारे में हजारों वीडियोस वायरल हो रही हैं। ज्यादातर वीडियोस में आपको सिर्फ रूहानियत, इफ्तार टेबल्स, मस्जिदों की रोशनी और खुशी का माहौल दिखाए जाते हैं, लेकिन तुर्की जैसे मुल्क में रमजान की कहानी इतनी सिंपल नहीं होती। यहाँ एक ही शहर में अजान की आवाज भी आ रही होती है और उसी स्ट्रीट पर थोड़ी दूर नाइट क्लब्स की नियॉन लाइट्स भी जल रही होती हैं। मतलब तरावियों के टाइम पर पार्टीज वगैरह चल रही होती हैं। ये तो आप सबको पता होगा कि तुर्की एक ऐसी सोसाइटी है जहां इस्लाम, सेकुलर लॉ, टूरिज्म, मॉडर्न लाइफस्टाइल और ट्रेडिशनल वैल्यूज सब एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से रमजान का महीना भी वहां सिर्फ इबादत का महीना नहीं रहता, बल्कि सोसाइटी के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्ट्रडिक्शंस और हिडन रियलिटीज को भी एक्सपोज कर देते हैं। और मैं जब इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ ऐसे डार्क फैक्ट्स पता चले जो सच में बहुत ज्यादा चिलिंग है। खैर, इस वीडियो में मैं आपको अपना ओपिनियंस नहीं दूंगा, ना किसी को डिफेंड करूंगा, ना ही किसी को क्रिटिसाइज करूंगा। सिर्फ वो चीजें नरेट करूंगा जो तुर्की के रमजान के दौरान ग्राउंड रियलिटी में देखी जाती हैं। वो चीजें जो अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज, रिपोर्ट्स और लोकल डिस्कशंस में मेंशन होती हैं, लेकिन ग्लोबल ऑडियंस तक कम पहुंचती है। खैर, बहुत ज्यादा रफ डिस्कशन होने वाली है इस वीडियो में, तो स्टिक टू विद मी। देखो, ये बात शायद आप लोगों के लिए न्यू हो कि तुर्की की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप को मुस्लिम कहता है, लेकिन रमजान के रोजे के हवाले से रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। वहां पर डिफरेंट सर्वेस के मुताबिक तुर्की में लगभग 58% लोग पूरा रमजान रोजा रखते हैं, जबकि तकरीबन 17% लोग सिर्फ कुछ दिन रोजे रखते हैं और एक छोटा हिस्सा ऐसा भी मौजूद है वहां पर जो रोजे नहीं रखते। दूसरी तरफ ग्लोबल रिसर्च ये भी बताती है कि तुर्की में करीबन 80% से ज्यादा मुस्लिम्स कम से कम रमजान के मोस्ट डेज रोजा रखते हैं, लेकिन पूरा महीना कंसिस्टेंटली रखने वालों की परसेंटेज जो है वो इससे बहुत कम है। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो तुर्की में रमजान सब मनाते हैं, लेकिन हर इंसान का रमजान एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए ये डीपली स्पिरिचुअल महीना होता है, किसी के लिए कल्चरल ट्रेडिशन और किसी के लिए सिर्फ फैमिली और सोसाइटी का पार्ट। और शायद इसी डिफरेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम तुर्की में रमजान के डार्क या हिडन रियलिटीज की बात करते हैं तो वो इसी डाइवर्सिटी से शुरू होती है। खैर, ये बात तो आप सब जानते होंगे कि तुर्की ऑफिशियली एक सेकुलर स्टेट है जहां लॉ किसी को रोजा रखने या ना रखने पर मजबूर नहीं करता। मतलब अगर वहां आप दिन के टाइम भी कुछ खा रहे हो पब्लिकली तो कोई रोजेदार आपके पास आकर आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज नॉर्मल देयर। लेकिन रमजान के दौरान कई कंजर्वेटिव नेबरहुड्स में सोशल प्रेशर बहुत स्ट्रांग होते हैं। दिन के वक्त ओपनली खाना खाना या सिगरेट पीना कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन सकती है। कई रिपोर्ट्स में मेंशन हुआ है कि कुछ रेस्टोरेंट्स अपनी विंडोज कवर कर देते हैं ताकि अंदर खाने वाले लोग स्ट्रीट से नजर ना आ सकें। ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन बिजनेस ऑनर्स कभी कभी सोशल बैकलैश से बचने के लिए ऐसे इकदाम उठाते हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान के महीने में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स तुर्की और इंडोनेशिया में होते हैं। दो कंट्रीज में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो है वो रमजान के महीने में होते हैं, तुर्की और इंडोनेशिया में। हाँ, इसके पीछे की वजह बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, रमजान के दौरान तुर्की के बड़े शहरों जैसे इस्तांबुल, अंकारा और इजमीर में सनसेट से पहले का वक्त अक्सर इफ्तार रश आवर के नाम से जाना जाता है। इफ्तार रश आवर ट्रैफिक अनयूजुअल लेवल तक बढ़ जाती है। लोग काम से घर जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि फैमिली के साथ इफ्तार कर सकें। भूख, थकान और हीट मिलकर ड्राइवर्स को ज्यादा इम्पेशेंट बना देते हैं और कई सालों में सनसेट से पहले ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का स्पाइक ऑब्जर्व किया जाता है रमजान के महीने में तुर्की में। ये फिनोमेना इतना कॉमन है कि तुर्किश मीडिया हर रमजान इस पर स्पेशल कवरेज करती है। एक्चुअली तुर्की में एक तबका ऐसा भी है जो प्रॉपरली रिलीजियस ड्यूटीज फॉलो करते हैं और ये वो लोग हैं जिनकी एज 60+ है। तो ये जो अनयूजुअल ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का बिहेवियर है ये इस एज ग्रुप के लोगों में पाया जाता है। तुर्की का एक और इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि हर शहर का रमजान एक जैसा नहीं होता। रिलीजियस डिस्ट्रिक्ट्स में रमजान का इन्वायरमेंट ट्रेडिशनल होता है, मस्जिदों में रश होते हैं, इफ्तार टेंट्स होते हैं और रिलीजियस प्रोग्राम्स मनाए जाते हैं। लेकिन कोस्टल टूरिस्ट जोन्स जैसे अंतालिया या बॉर्डरम में रमजान का माहौल बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। वहाँ बार्स, क्लब्स और बीच
पार्टीज नॉर्मली ऑपरेट करते रहते हैं क्योंकि टूरिज्म इकोनॉमी का प्रेशर होता है वहाँ पर। इसी वजह से कभी कभी मुल्क के अंदर ही दो बिल्कुल अलग रमदान मनाए जा रहे होते हैं। एक तरफ वो लोग जो रमदान को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो बस नाम के मुस्लिम्स होते हैं। मैंने यूएन की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें मेंशन था कि तुर्की में रमदान सिर्फ रिलीजियस महीना नहीं है बल्कि पॉलिटिकल सिंबोलिज्म का भी स्ट्रॉन्ग पीरियड होते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मेयर्स और पॉलिटिकल लीडर्स अक्सर लार्ज पब्लिक इफ्तार इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहां थाउजेंड्स लोग फ्री मील रिसीव करते हैं। ये चैरिटी प्रोग्राम्स जेन्युइनली नीडी लोगों को हेल्प भी करते हैं लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल विजिबिलिटी भी क्रिएट कर देते हैं। इसी वजह से कुछ एनालिसिस कहते हैं कि रमदान वेलफेयर और पॉलिटिकल मैसेजिंग का कॉम्बिनेशन भी बन जाता है वहां पर। और तो और तुर्की में कॉर्पोरेट इफ्तार कल्चर बहुत कॉमन है। तुर्की की कॉर्पोरेट दुनिया में रमदान का एक अलग कल्चर डेवलप हो चुका है। लार्ज कंपनीज और बिजनेस ग्रुप्स एक्सपेंसिव इफ्तार डिनर्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहां एग्जीक्यूटिव्स, पॉलिटिशियंस और मीडिया पर्सनैलिटीज इनवाइट किए जाते हैं। ये गैदरिंग्स कभी कभी नेटवर्किंग इवेंट्स बन जाती हैं जहां डील्स, पार्टनरशिप्स और अलायंसेस डिस्कस होते हैं। इस तरह रमदान का जो स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट कभी कभी बिजनेस कल्चर का मिक्स हो जाता है। मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये बात भी शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि तुर्की वो वाहिद कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा रमदान के महीने में फूड वेस्ट होते हैं। रमदान का हिडन इशू फूड वेस्ट है तुर्की में। रिसर्च और म्यूनिसिपल रिपोर्ट्स के मुताबिक कई हाउस होल्ड्स इफ्तार के लिए नॉर्मल डेज से ज़्यादा खाना प्रिपेयर करते हैं। टेबल्स पर डजन्स डिशेस होती हैं, सूप्स, ब्रेड्स, मीट्स, डेजर्ट्स और ड्रिंक्स। क्योंकि इकॉनमी उनकी बहुत अच्छी है तो वो बहुत तुर्की में ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। जिनका रोज़ा नहीं भी होता वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें खर्च कर रहे होते हैं क्योंकि रियलिटी ये है कि इतना खाना कोई खा नहीं सकता। और अगर इतना खाना कोई खा नहीं सकेगा इस वजह से कुछ सिटीज़ ने जैसे अंकारा, इस्तांबुल, इन्होंने रमदान के दौरान फूड वेस्ट अवेयरनेस कैंपेन्स भी स्टार्ट कर दी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना उनका वेस्ट हो रहा है। और आपको पता है तुर्की की यंग जनरेशन के लिए रमदान का एक्सपीरियंस जो है वो अक्सर सिंपल या सीधा नहीं होता बल्कि काफ़ी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे घरों में ग्रो अप करते हैं जहाँ बचपन से रोज़ा, नमाज और रिलीजियस ट्रेडिशन सिखाए जाते हैं, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटीज़ में एंटर करते हैं वहाँ उन्हें एक बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल, सोशल फ्रीडम, एकेडमिक प्रेशर और ग्लोबल कल्चर का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स अपनी आइडेंटिटी को बैलेंस करने की स्ट्रगल फील करते हैं वहाँ पर। और आपको पता है कुछ लोग पूरा रमदान रोज़ा रखते हुए भी अपनी नॉर्मल सोशल लाइफ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेटली रोज़ा नहीं रखते लेकिन फैमिली या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन की वजह से इस बात को ओपनली शेयर नहीं करते। वो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है ट्रेडिशन और मॉडर्न लाइफ के दरमियान, वो तुर्किश यूथ के दरमियान एक कॉमन डिस्कशन बन चुके हैं जहां कई लोग खुद से ये सवाल पूछने लग जाते हैं कि उनका पर्सनल फेथ और उनकी मॉडर्न आइडेंटिटी एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। ये सवाल वो खुद से कर रहे होते हैं। और आपको पता है तुर्की हिस्टोरिकली उन मुल्कों में से है जहां स्मोकिंग रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है और रमदान के महीने में ये चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंगली सोशल चैलेंज बन चुकी है। जो लोग रेगुलर स्मोकर्स होते हैं उन्हें सनराइज से सनसेट तक सिगरेट अवॉइड करनी पड़ती है जिसकी वजह से निकोटीन विड्रॉल के सिम्टम्स काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। मतलब निकोटीन विड्रॉल मतलब सिगरेट जो छोड़ते हैं ना उनकी उसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, जैसे सिवियर हेडेक्स, मूड स्विंग्स और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं वो। हेल्थ एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि रमदान के पहले हफ्ते में क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में हेडेक, स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी से रिलेटेड कंप्लेंट्स नोटिसेबली तौर पर बढ़ जाती हैं। खैर बहुत से लोग खुद भी ये मानते हैं कि फास्टिंग के इनिशियल डेज उनके लिए फिजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रगल बन जाते हैं क्योंकि बॉडी सडनली निकोटीन और कैफीन के बिना एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होती है। इसीलिए तुर्की में रमदान का पहला हफ्ता अक्सर एडाप्टेशन पीरियड माना जाता है जहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेली हैबिट्स को नई रूटीन के साथ बैलेंस करना सीखते हैं। और आपको पता है रमजान कभी कभी तुर्की के अंदर एक डीपर आइडियोलॉजिकल डिवाइड को भी सरफेस पर ले आता है। सोसाइटी का एक हिस्सा ये चाहता है कि रमदान सिर्फ पर्सनल इबादत तक लिमिटेड ना रहे बल्कि पब्लिक लाइफ में भी स्ट्रांगली विजिबल हो, जैसे कि रेस्टोरेंट्स पर डे टाइम रिस्ट्रिक्शंस, अल्कोहल सेल्स पर प्रेशर हो या फिर सिटीज में लार्ज रिलीजियस इवेंट्स और अनाउंसमेंट्स हो। दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग सेकुलर ग्रुप भी मौजूद है जो ये आर्ग्यू करता है कि फेथ हर इंसान का पर्सनल मैटर होना चाहिए और स्टेट या पब्लिक प्रेशर के जरिए किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को इन्फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। इसी वजह से हर साल रमज़ान के दौरान सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स और पॉलिटिकल डिस्कशंस में ये पुराना सवाल दोबारा उठ खड़ा हो जाते हैं।
खासकर तुर्की में, कि क्या रमज़ान सिर्फ एक स्पिरिचुअल महीना है या फिर उसका पब्लिक स्पेस पर भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ये डिबेट हर महीने चलती रहती है, लेकिन जैसे रमज़ान आता है फिर से विजिबिलिटी इंटेंस हो जाती है इस डिबेट की। और आपको पता है रमज़ान के दौरान जो है वो तुर्की में चैरिटी कैंपेन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मसाजिद, एनजीओज और इवन म्यूनिसिपल कमेटीज लार्ज स्केल पर फूड पैकेजेस, राशन बॉक्सेस और फ्री इफ्तार मील्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हर शहर में आपको पब्लिक इफ्तार टेंट्स, चैरिटी ट्रक्स और डोनेशन ड्राइव्स नजर आ जाती हैं, जहां वॉलंटियर्स हजारों फैमिलीज तक खाना पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेडिशन तुर्की सोसाइटी के स्ट्रॉन्ग सोशल सॉलिडेरिटी को दिखाता है, लेकिन इसी के साथ एक और हिडन रियलिटी भी सामने आती है। कई लो इनकम कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो रमज़ान एड पर काफी हद तक डिपेंड कर रही होती हैं। कुछ फैमिलीज के लिए ये महीना सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि इकोनॉमिक रिलीफ का भी सोर्स बन जाता है। इसी वजह से इकोनॉमिक्स और सोशल ऑब्जर्वर्स कभी कभी ये पॉइंट आउट करते हैं कि रमज़ान चैरिटी कैंपेन्स इनडायरेक्टली सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी एक्सपोज कर देते हैं, क्योंकि इसी पीरियड में पता चलता है कि कितने लोग रेगुलर सपोर्ट के बगैर अपनी डेली नीड्स को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और आपको पता है रमज़ान के दौरान तुर्की में अक्सर ओवरऑल एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टफुल और पीसफुल रहता है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वर्स ये भी नोट करते हैं कि कभी कभी रिलीजियस माइनॉरिटीज थोड़ा प्रेशर या ऑकवर्ड सिचुएशंस भी फील कर रही होती हैं। क्योंकि देखो तुर्की में क्रिश्चियन तुर्क्स, एथियस्ट या बिल्कुल सेकुलर लोग भी रहते हैं, और रमज़ान के महीने में पब्लिक लाइफ का रिदम काफ़ी हद तक रिलीजियस हो जाता है। रेस्टोरेंट्स के आवर्स चेंज हो जाते हैं, पब्लिक डिस्कशन जो है वो फास्टिंग का जिक्र ज़्यादा उसमें होने लग जाता है, और सोशल एक्सपेक्टेशंस भी सटली शिफ्ट हो जाती हैं रिलीजियसली। ऐसे इन्वायरमेंट में कुछ लोग जो रोजे नहीं रखते वो कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करते हैं अगर उन्हें ओपनली खाना पीना पड़े। खैर रेयर केसेस में सोशल मीडिया पर या पब्लिक प्लेसेस में डिबेट्स भी हो जाती हैं, जहां लोग आर्ग्यू करते हैं कि क्या पब्लिक रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि सब लोग फास्टिंग कल्चर फॉलो करते हुए बिहेव करें, या फिर हर इंडिविजुअल को अपनी लाइफस्टाइल फ्रीली कंटिन्यू करने का राइट होना चाहिए। इसी वजह से कुछ क्रिश्चियन तुर्क्स या नॉन फास्टिंग सिटीजन्स कभी कभी फील करते हैं कि रमज़ान का सोशल प्रेशर उन पर इनडायरेक्टली आ जाता है, चाहे वो डायरेक्ट हैरेसमेंट ना भी हो, इनडायरेक्टली उनको फेस करना पड़ता है ये प्रेशर। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इशू ज़्यादातर परसेप्शन और सोशल इन्वायरमेंट का होता है, लेकिन फिर भी ये डिस्कशन हर साल रमज़ान के दौरान तुर्की सोसाइटी में टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस के टॉपिक को दोबारा हाईलाइट कर देती है। तुर्की में रमज़ान के दौरान एक पुरानी और इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन भी होती है जिसे डिवेल्को कहते हैं। इस ट्रेडिशन में कुछ लोग रात के आखिरी हिस्सों में यानी सुहूर से थोड़ी देर पहले स्ट्रीट्स में घूमकर ढोल जैसा ड्रम बजाते हैं ताकि लोग उठकर सैरी कर सकें। ये बात शायद आपको पता ना हो। ये रिवायत ऑटोमन एरा से चली आ रही है और कई शहरों में आज भी जिंदा है, लेकिन मॉडर्न अर्बन लाइफ में ये ट्रेडिशन कभी कभी डिस्ट्रप्टिव भी फील होती है, क्योंकि जब आधी रात या सुबह से पहले स्ट्रीट्स में लाउड ड्रमिंग होती है तो उन लोगों की नींद डिस्टर्ब हो रही होती है जो रोज़ा नहीं रख रहे होते, मतलब जो नॉन रिलीजियस होते हैं, जो एथियस्ट होते हैं या जो मुस्लिम्स भी होते हैं जो रोज़ा नहीं रख रहे होते, उनकी जो है वो नींद डिस्टर्ब हो रही होती है। नाइट शिफ्ट से आए हुए लोग होते हैं या बस आराम करना चाह रहे होते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। कुछ रेजिडेंट सोशल मीडिया पर हर साल कंप्लेन भी करते हैं कि ये आवाज़ इतनी लाउड होती है कि पूरी बिल्डिंग जाग जाती है इससे। और आपको पता है कुछ म्यूनिसिपैलिटीज़ ने इस इशू को बैलेंस करने के लिए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, जैसे स्पेसिफिक टाइमिंग या लिमिटेड एरियाज़ में ड्रमिंग अलाउ करना। फिर भी हर रमज़ान में ये डिबेट दोबारा सामने आ जाती है। एक तरफ लोग कहते हैं कि डिवेल्को एक हिस्टोरिक कल्चरल ट्रेडिशन है जो रमज़ान के स्पिरिट का हिस्सा है, और दूसरी तरफ कुछ अर्बन रेजिडेंट्स कहते हैं कि मॉडर्न सिटीज में लाउड स्ट्रीट ड्रमिंग सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं रहती। और आखिर में जब हम तुर्की के रमज़ान के हिडन रियलिटीज़ को देखते हैं, चाहे वो यूथ की आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हों, आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स हों, स्मोकिंग विड्रॉल्स हों या पुराने ट्रेडिशंस जैसे डिवेल्को, एक चीज़ क्लियर हो जाती है, रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सोशल एक्सपेरिमेंट भी है जहाँ फेथ, कल्चर और मॉडर्न लाइफ क्लैश करते हैं। ये डार्क फैक्ट्स शायद हर किसी को समझ में ना आए और शायद आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो, लेकिन यही रियलिटी है जिसे आमतौर पर हाईलाइट नहीं किया जाता। हर फैमिली, हर कम्युनिटी और हर सिटी का एक्सपीरियंस अलग है, और जो मैंने बताया वो सिर्फ एक ग्लिम्स है उन लेयर्ड स्ट्रगल्स का जो ओपनली डिस्कस नहीं होते। अब डिबेट का स्टेज आपके लिए खुला हुआ है। आप सोच रहे होंगे क्या ये रियलिटी अनफेयर है या एक नेचुरल पार्ट है एक इवॉल्विंग सोसाइटी का? क्या फेथ और ट्रेडिशन को मॉडर्न प्रेशर्स के साथ बैलेंस करना मुश्किल है, या शायद हम ही एक्सपेक्टेशंस और जजमेंट्स ज़्यादा इम्पोज करते हैं? सवाल आपसे है मेरा, कमेंट्स में अपनी सोच ज़रूर शेयर करना, डिबेट करना।
लेकिन याद रखो, ये वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं थी, बल्कि एक मिरर है जो हमें सोसाइटी की हिडन लेयर्स दिखाते हैं। शायद आपके पर्सपेक्टिव्स किसी और के लिए एक नई अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, और शायद इसी डिस्कशन से हम खुद और दूसरों के स्ट्रगल्स को भी थोड़ा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, मुझे जानना है आपकी क्या राय है।